हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की जो क्लास चल रही है उसी के अंतर्गत आज की जो क्लास आपकी होने वाली है वो एमसीक्यूज की होने वाली है। तो जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाइए और जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए फटाफट से ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्राइडे का दिन है और कल की हमारी ये क्लास रह गई है थर्सडे की, तो उसको हम आने वाले ये सैटरडे जो है कल आ रहा है उसको हम कवर कर लेंगे। यानी कि सैटरडे को आपकी जो भी थर्सडे को क्लासेस होनी थी वो सैटरडे को आपकी क्लास होगी। मेरी बेसिकली क्लास रह गई थी आपके साथ तो वो कल हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन 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 पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्या करना है आपको, टेलीग्राम ओपन करना है, उसमें सर्च ऑप्शन को बेसिकली क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन के बाद आप जो है वहां पर लिखेंगे यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु और जैसे ही ओपन होगा उसको नीचे बटन आएगा, उसमें आप ज्वाइन के माध्यम से उसको ज्वाइन कर लीजिए। फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपको वहां पर सारी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल होंगी। ठीक, बाकी आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी, ठीक है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी और इस लिंक के माध्यम से भी, बेसिकली इस क्यूआर कोड के और इस लिंक के माध्यम से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप www.result-guru.com पर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ चलते हैं अपने 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 पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा पढ़ लीजिए फटाफट से। क्या है कि निम्नलिखित में से किस देवता ने उत्तर वैदिक काल में प्रथम देवता के रूप में अपना महत्व खो दिया। ठीक है, बेसिकली कि वो ऋग वैदिक काल में या प्रारंभिक वैदिक काल में, जो वो ऋग वैदिक काल में क्या रहे थे, प्रारंभिक, ठीक है, या जो है प्रथम या प्रारंभिक देवता थे, प्रारंभिक देवता थे और उन्होंने अपना जो अस्तित्व है वो उत्तर वैदिक काल में खो दिया। उत्तर वैदिक काल में आपके रुद्र बन गए, विष्णु बन गए, तो यानी कि रुद्र और विष्णु नहीं होंगे, है ना। और अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रारंभिक देवता कौन थे, तो वो थे इंद्र। कौन थे, इंद्र थे। इंद्र ने अपना महत्व सबसे ज्यादा खोया था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर इंद्र ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इंद्र के साथ कौन कौन से थे, अग्नि थे, वरुण थे। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका वरुण। वरुण देवता ने अपना महत्व जो है एक प्रारंभिक देवता के रूप में, जो उनके पास ऋग वैदिक काल में प्रारंभिक देवता के रूप में जो उनके पास बेसिकली अधिकार था, जो उनका महत्व था, वो उन्होंने खो दिया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी पर ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद पढ़ें तो ऋग्वेद में उस नदी के बारे में बार बार उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऐसी कौन सी नदी है, तो देखिए सिंधु नदी तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सिंधु नदी तो सबसे प्राचीन नदियों में से है आपकी। उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल से भी पहले आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु के आसपास बस्ती थी, तो सिंधु तो नहीं हो सकती, उसका तो बिल्कुल मिलेगा वहां पर वर्णन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सरस्वती, तो भैया सरस्वती का भी मिलेगा क्योंकि सिंधु से लेकर सरस्वती तक आपकी पूरी जो ऋग वैदिक काल है वो बसा करता था, तो सिंधु और सरस्वती का मिलेगा। बार बार नहीं मिलता है, पूछ रहा है बार बार किस नदी का नहीं मिलता है, तो ब्रह्मपुत्र का नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की कहानियां का संकलन किसने किया था। पंचतंत्र की कहानियों का जो संकलन है वो किसने किया था, याद रखिएगा इसका अरबी भाषा में जब जो है अनुवाद किया गया था, फारसी भाषा में अरबी भाषा में किया गया था, तो कालीला व दिमना कहा गया था इसको। ठीक है, पंचतंत्र को कालीला व दिमना, कालीला व दिमना कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था, कालीला व दिमना कहा गया था। अभी बता रहा है कि संकलन किसके द्वारा किया गया और ये हम सबको पता होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण है, वेद व्यास आपके जो हैं वेद हैं, ठीक है, और महाभारत कह सकते हैं, और तुलसीदास जो हैं वो आपके
अलग अलग ग्रंथों के लिए, ठीक, आपके तुलसीदास अलग अलग ग्रंथों के लिए, चाहे आपकी जो है रामायण हो, ठीक है, आपके जो है तुलसीदास की जो रामायण थी वो हो, तो उसके लिए अलग अलग के लिए किया गया है और रह जाते हैं इसमें विष्णु शर्मा जी, ठीक है। विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, ठीक है, कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। कहानियों की अगर बात करें तो इसमें आखिरी में एक संदेश दिया जाता था, संदेश रूपी कहानियां हुआ करती थी कि एक मॉरल संदेश कि हमको हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमको जो है जो बेजुबान जानवर है उनकी सहायता करनी चाहिए। तो एक ना कुछ मॉरल वैल्यू यानी कि संदेश जो है कहानी के अंत में हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करता है उपनिषद की, ठीक है, बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद की बात करें कि उपनिषद क्या है, बेसिकली पूछ रहा है उपनिषद क्या है, तो हमने देखिए पढ़ा था और हमने ये बताया था आपको कि जो वेद हैं उनके 4 भाग थे, बताए थे कि नहीं। एक बताया था आपको संहिता, ठीक है, एक बताया था संहिता, एक बताया था आपको उपनिषद, ठीक है, एक बताया था आपको जो अरण्यक, ठीक है, ठीक, और एक बताया था आपको संहिता, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण बताया था, ठीक। तो ये आपको 4 भाग बताए थे, 4 भाग थे, हर वेद के 4 भाग, ठीक। अब बताइए भैया उपनिषद का मतलब क्या है। तो उपनिषद का बेसिकली देखिए मतलब क्या होता है, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर क्या है। बेसिकली उपनिषद का मतलब क्या होता है कि किसी के पास बैठकर सुनना, किसी के तरफ बैठना, किसी के पास बैठना और जो कह रहा है उसको सुनना, इसको बोलते हैं उपनिषद। तो उपनिषद जो है महान महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य की बात करें आपके तो रामायण और महाभारत है। कहानी की पुस्तक भैया हमने पंचतंत्र की बात कर ली है, ठीक है। हिंदू दर्शन स्रोत हो सकता है, और कानून की किताब की बात करें तो मनुस्मृति हुआ करती थी, तो यहाँ पर आपका रह जाता है हिंदू दर्शन, यानी कि फिलॉसफी की बात करता है। हिंदू दर्शन का स्रोत हुआ करते थे उपनिषद। और मैंने आपको 3 उपनिषद बताए थे, आपको बताया था जब्बाली उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और मुंडिका उपनिषद, ठीक है, इनके बारे में भी बताया था मैंने, जब आपको याद हो, आपने अगर वैदिक साम्राज्य या वैदिक काल वाला मेरा लेक्चर लिया होगा तो वहां पर मैंने इसको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है या किस में से लिया गया है। तो उपनिषद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है या रामायण से लिया गया है, जल्दी बताइए। उपनिषद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है या रामायण से लिया गया है। फटाफट से जल्दी से बता दीजिए कि कहां से लिया गया है। बात करें तो आपका ये किससे लिया गया है, मुंडिका उपनिषद, मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है भैया, उपनिषदों से लिया गया है। और याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारा एक बोलते हैं ना उसको वाक्य है, एक एक बेसिकली एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है, एक सेंटेंस के रूप में कि सत्य की हमेशा जय हो, हमेशा जीत हो उसकी। तो इसीलिए इस वाक्य को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे लिखा रहता है ना सत्यमेव जयते, है ना। चलो मनुस्मृति जिस विषय वस्तु से संबंधित है, अभी जस्ट बताया है वह किससे संबंधित है। मनुस्मृति के बारे में अभी मैंने बताया था कि जो मनुस्मृति है वो किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। जो मनुस्मृति है वो किस से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, कानून से संबंधित है या कला से संबंधित है। अर्थशास्त्र से है, राजनीति से है, कानून से है या कला से है, बताइए, जल्दी बताइए। तो भैया सही उत्तर है, मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति जो है वो कानून से संबंधित है। और मनुस्मृति को फाड़ कर जलाया जो गया था वो, क्योंकि पहले जो देश था वो मनुस्मृति के हिसाब से चलता था, तो उसको फाड़ कर जलाया गया था। करोड़पति का क्वेश्चन है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसको फाड़ कर जलाया गया था या फाड़ दिया गया था मनुस्मृति को। चलिए आगे बात करते हैं। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहां पर थी। और मैंने आपको बताया था कि सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहां पर पाई गई थी। जैसे कि जो आपका समय है, अगर मैं बात करूं कि जो वैदिक पीरियड है या वैदिक सभ्यता है
या वैदिक समय जो है अपना, पूरे वैदिक समय की बात करें तो 1500 से 600 बीसी तक है। 1500 से 600 बीसी तक पूरा समय है। और उसमें आपका अगर बात करें प्रारंभिक समय की बात करें या प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें, ठीक है, तो वो आपका है 1500 से 1000 बीसी तक, है ना। और जो आपका उत्तर वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, वो अपना कब से कब तक है, वो आपका 1000 बीसी से और 600 बीसी तक है। ठीक है, कब तक है, 600 बीसी तक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बस्तियां यानी कि इस समय की बात कर रहा है। तो इस समय पर जब ये ईरान की तरफ से भारत आए थे, ईरान की तरफ से जब भारत की तरफ आए थे, तो इन्होंने भारत में आने का देखिए भैया एक ही रास्ता है, जो कि है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो ईरान की तरफ से भारत की ओर, ईरान से इराक गए, इराक से सॉरी ईरान से जो है भारत की तरफ ही एंटर हुए, ईरान में थे, इराक, ईरान, फिर भारत की तरफ। तो अवेस्ता देखिए, आपने देखिए, ठीक है, अवेस्ता जो है, अवेस्ता के कुछ श्लोक, कुछ लोगों, कुछ जो पंक्तियां हैं, वो हमेशा हमारे वेदों से मिलती हैं। और 3 भगवान कौन कौन से, वरुण, अग्नि और इंद्र, ये 3 भगवानों का वर्णन अवेस्ता में भी है। ठीक है, और हमारे वेदों में भी है। तो इसलिए ये माना जाता है कि पहले ये इस वाले एरिया में आए। ठीक है, बोगस गई, ठीक है, कौन सा है इसका शिलालेख, कौन सा इंस्क्रिप्शन है, बोगस गई शिलालेख है, जहां पर ये वर्णन मिलता है। ठीक, और फिर इसके बाद भारत की तरफ बढ़ गए। भारत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपको पता ही है, ये कश्मीर वाला भाग है, ठीक है, पंजाब वाला भाग है। तो कश्मीर और पंजाब वाला भाग से ही भारत की तरफ इन्होंने एंट्री ली थी। ठीक, और ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये कौन सी नदी का क्षेत्र है, तो ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। ठीक, इसीलिए इसको देखिए कहां से कहां तक था पूरा क्षेत्र, तो ये सिंधु नदी से और सरस्वती नदी तक था। कौन सी नदी से, सिंधु नदी से सरस्वती नदी तक था। और ये पूरा यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी नदियां हो गई, 7 नदियां हो गई। ठीक है, और किसका क्षेत्र माना जाएगा, सिंधु का क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र हो गया, सप्त सिंधु क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाएगा, माना जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताएं जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, कईयों बार एग्जाम में आ चुका है कि कंबोडिया में जो है भारत से ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं। कंबोडिया में भारत से ज्यादा मंदिर हैं। ठीक है, कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताना है जहां पर रामायण और महाभारत के जो दृश्य हैं वो उसकी दीवारों पर अंकित हैं, उसकी दीवारों पर बने हुए हैं। तो कौन सा वो मंदिर है, तो वो बोरोबुदुर का मंदिर है, कैलाशनाथ का मंदिर है, अंगकोर वट का जो मंदिर है, या बृहदेश्वर का मंदिर है। बृहदेश्वर का मंदिर है, अंगकोर वट का है, कैलाशनाथ का है, या बोरोबुदुर का है। जल्दी बताइए, तो आंसर है इसका अंगकोर वट का जो है ये पूरा मंदिर है जहां पर रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, उत्तर वैदिक पूछ रहा, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर ना ही ऋग्वैदिक पूछ रहा है, ठीक है, ना ही ऋग्वैदिक पूछ रहा है और ना ही उससे पहले का समय पूछ रहा है। तो यहां पर अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल और उससे पहले आपका जो लोहा है वो नहीं आया था, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोग जो हैं वो तांबे का और कांसे का, तांबे का और कांसे का ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, कौन सा काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में इन्होंने लोहे का इस्तेमाल करना, ठीक है, लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भैया लोहे के बारे में क्यों नहीं पता था, क्योंकि पहले ये सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है, सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में रहा करते थे। और सप्त सिंधु वाले क्षेत्र क्या था, वहां पर लोहा जो है वो मिलता ही नहीं है।
लोहा जो है वो मिलता ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि अब बिहार और आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर माइग्रेशन किया, यानी कि ये सिंधु वाला क्षेत्र छोड़कर और किस क्षेत्र की ओर बढ़ गए, गंगा क्षेत्र की ओर बढ़ गए। और गंगा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बिहार वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आपको लोहा मिलेगा। तो यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने, लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है, शायद ये कारण है कि इसी वजह से जो है युद्ध ज्यादा नहीं होते थे, क्योंकि लोहे जैसा मजबूत धातु इनके पास नहीं था, इसलिए युद्ध नहीं करते थे। और पत्थर को काट कर तराशना और उसको बेसिकली वैसा का वैसा रखना बड़ा ही मुश्किल है। तो लोहे का जैसे जैसे आविष्कार हुआ, जैसे जैसे इस्तेमाल करना शुरू किया, वहां पर क्या हुआ कि वहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े हथियार बनाना शुरू किया और फिर एक दूसरे के साथ युद्ध करना शुरू किया था। सही उत्तर क्या है, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक युग का अर्थ है, क्या अर्थ है उत्तर वैदिक युग का, और बेसिकली किसका संकलन जो है उसका युग, इस युग को उस किस चीज का संकलन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्रारंभिक वैदिक काल की, प्रारंभिक वैदिक काल की, ठीक, तो प्रारंभिक वैदिक काल में आपको क्या मिलेगा, प्रारंभिक वैदिक काल में आपको सिर्फ, और इसका नाम क्या है, ऋग्वैदिक काल है कि नहीं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल जो है उसको हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। इसका मतलब जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में से सिर्फ एक वेद यहां पर नोन है, जो कि है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी है, इसका मतलब ये है कि बाकी के जो 3 वेद हैं, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, ठीक, और चाहे वो यजुर्वेद हो, ठीक, इन तीनों को प्लस जो संहिता है, ठीक, जो ब्राह्मण है और जो आर्यणक है, इनका संकलन, ठीक है, और एक और था संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक और क्या रह रहा है, और उपनिषद। ठीक है, इनका संकलन कब हुआ है, इनका संकलन और इसका संकलन कब हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। याद रखिएगा ये चीज, यानी कि उत्तर वैदिक युग की बात करें तो संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक और सब, ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा, ऊपर के सभी। ठीक, चल आगे बात करते हैं। तो बात करेंगे अब महाजनपद के बारे में, वैदिक काल से निकलकर जनपद के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको जब 16 महाजनपद शुरू कराया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि 16 जो महाजनपद हैं उनके नामों के बारे में जो वर्णन है, जो स्रोत है, वो कहां से प्राप्त होता है। जो महाजनपद थे 16, ठीक है, चाहे वत्स की बात कर लें, काशी की बात कर लें, ठीक है, मगध की बात कर लें, कौशल की बात कर लें, ठीक, श्रावस्ती की बात कर लें, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी अपने, ठीक, क्या थे, महाजनपद थे, उन सभी महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में किस साहित्य से, किस ग्रंथ से पता चलता है, तो वो एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, और उस ग्रंथ का नाम है आगुंतर निकाय। ठीक है, क्या है, आगुंतर निकाय। और मालविकाग्निमित्रम की बात करें तो ये आपका कालिदास का एक नाटक है। ठीक है, कालिदास का एक नाटक है, और ये एक बौद्ध ग्रंथ है, और यहीं से पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मगध के संस्थापक कौन थे। अब मगध पूछ रहा है, मगध क्षेत्र, जो मगध जनपद था, उस मगध जनपद के, है ना, उस मगध महाजनपद के संस्थापक कौन थे। तो अजातशत्रु नहीं हो सकता है, बाद में आया है। ठीक है, अजातशत्रु नहीं हो सकता है क्योंकि उससे पहले ही बिंबिसार आ गया था, नहीं हो सकता है। ठीक, आपका धनानंद नहीं हो सकता है क्योंकि इसके साथ ये लगा है महापदम नंद भी। तो भैया जब आपका
हर्यंक वंश आया, हर्यंक वंश के बाद आपका जो है नंद वंश आया है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। उदयीन और अजातशत्रु के बाद उदयीन आया है तो नहीं हो सकता है, और अजातशत्रु बाद में आया है ये भी नहीं हो सकता है। सही उत्तर क्या है इसका? जरासंध और बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो है, जरासंध जो है, ये मगध के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा महाजनपद, कौन से महाजनपद? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। किस राजा ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी? पहली चीज क्या है इसमें? पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना, भाई देखिए, पहले स्थापना होगी, फिर जो है उसको अपनी राजधानी बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो की थी उदयीन ने। किसने की थी? उदयीन ने। ठीक, और उदयीन ने ही इसको अपनी राजधानी बनाया था। उदयीन की बात करें तो ये आपका हर्यंक वंश से, कौन से वंश से? हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश से वास्तव रखता था। शिशुनाग जो है ये शिशुनाग वंश का ही है। ठीक है, ये शिशुनाग वंश का ही है। नाग दक्ष को हटाकर, ठीक है, लोगों की आज्ञा मानकर नाग दक्ष को हटाकर, जो आखिरी शासक था हर्यंक वंश का, उसको हटाकर फिर शिशुनाग अपने वंश की स्थापना करता है। उसके शिशुनाग के बाद कालाशोक आता है। अजातशत्रु की बात करें तो बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु जो है वो बैठता हर्यंक वंश का है, और बिंबिसार जो है वो हर्यंक वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, हर्यंक वंश को पितृहंता, ठीक है, पितृहंता भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी राजा बना वो अपने पिता को मारकर राजा बना था। चलिए आगे बात करते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, मगध के शासक कौन थे? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, मगध के शासक कौन थे? मौर्य, नंद, शिशुनाग या हर्यंक? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, 326 के आसपास किया था, 326 में तो मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो जब भी जो है 326 से पहले किया था, 336 के आसपास शायद किया, उसके बाद 326 के 325 के आसपास, 325 के आसपास जो है 327 के आसपास किया, समय जो है वो घटेगा। ठीक है, तो जब जो है भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने, तो जो शासक है नंद वंश का या मगध का, वो कौन था? बेसिकली मैंने आंसर ही दे दिया यहाँ पर। तो नंद वंश का शासक था मौर्य वंश, मौर्य वंश नहीं था, मौर्य वंश जो है वो नंद वंश के बाद आया है। शिशुनाग जो है वो नंद वंश से पहले था, और हर्यंक वंश सबसे पहले था। नंद वंश का राजा कौन था? धनानंद। ठीक है, और धनानंद 8वां पुत्र था। किसका? 8वां पुत्र था महापदम नंद का। किसका? महापदम नंद का। महापदम नंद कौन? नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया नंद वंश। आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताइए। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, वाराणसी थी, वैशाली थी या राजगीर थी? जल्दी जल्दी बताइए, क्या थी? वाराणसी, पाटलिपुत्र की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी, वैशाली थी, राजगीर थी या पाटलिपुत्र थी? तो पाटलिपुत्र तो आपकी उदयीन के समय पर बनी थी, है ना, उदयीन के समय पर बनी थी, और उदयीन तीसरा शासक था भाई। उससे पहले तो जो शासक है वो कोई और था, है ना। उससे पहले उसका जो पिता था अजातशत्रु, वो था। अजातशत्रु से पहले उसका पिता बिंबिसार था। तो बिंबिसार ने राजगीर शहर की स्थापना की थी और राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां पर किसी को कोई डाउट है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था।
अब देखिए, अभी बताया है मैंने, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, धनानंद, अजातशत्रु या महापद्म नंद। देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों जो हैं हर्यंक वंश के, हर्यंक डायनेस्टी के, हर्यंक वंश के बिलोंग करते थे। और हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो ये दोनों नहीं हो सकते। ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, बी और डी रह जाएगा। अब बी की अगर मैं बात करूं तो बी है आपका क्या? धनानंद। ठीक है, और डी क्या है आपका? महापद्म नंद। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? क्योंकि धनानंद, अभी मैंने बताया, धनानंद जो था वो महापद्म नंद का 8वां पुत्र था। क्या था? 8वां पुत्र था। तो आंसर होगा महापद्म नंद। महापद्म नंद को याद रखिएगा। आपको इसको एक रत्न भी कहा गया है, एक रत्न कहा गया है इसको। ठीक है, और जो है इसको शत्रांतक, सर्व शत्रांतक भी कहा गया है इसको, सर्व शत्रांतक भी कहा गया है। ठीक है, सभी क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला सर्व शत्रांतक। एक रथ मतलब जिसने और याद रखिएगा, जो महापद्म नंद है उसने सबसे पहले किसी साम्राज्य की, ठीक है, सबसे पहले किसी साम्राज्य की नींव रखी थी। किसी साम्राज्य, किसी साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बदले में उसके ही पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी? तो कौन सा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या करी थी और गद्दी पर बैठा था, उसके बाद उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी और वो गद्दी बैठ गया था? वो है, मैंने आपको बताया था, अजातशत्रु। याद रखिएगा, सबसे पहले आया था बिंबिसार, फिर आया अजातशत्रु जिसने किसी को नहीं छोड़ा और बहुत अपना जो एक्सपेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए बहुत ही बड़ी, बेसिकली बहुत ही जो है क्रूर नीति अपनाई थी और अवंती को नहीं छोड़ा। फिर जो है कौशल पर भी आक्रमण कर दिया था, काशी को भी पूरा जो है अपना अधिया लिया था। बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह करके विवाह संबंध बनाकर फिर जो है एक्सपेंशन किया था। और उसके बाद बेटा आया उदयन। कौन आया? उदयन। ठीक, तो क्या है सही उत्तर इसका? अजात शत्रु। क्या है सही उत्तर? अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? तो वो था आपका असाका। कौन सा महाजनपद? असाका महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, अवंती की बात करें, अवंती का नया नाम क्या है? सबको पता होना चाहिए अवंती का नया नाम क्या है। अवंती को उज्जैन, ठीक है, आज के टाइम पर उज्जैन नाम से जानते हैं। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा, शायद सही लिखा होगा, शिप्रा। ठीक है, देख लीजिएगा, शिप्रा शायद गलत लिखा है, शिप्रा एक बार देख लीजिएगा। शिप्रा नदी के तट पर जो है अवंती बसा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताइए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1917 में दी गई थी, जब जो है चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो है, चंपारण मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था। चंपारण आंदोलन सक्सेसफुल हुआ था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में किसानों के लिए शुरू किया गया था? चंपारण। कौन सा? चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में गांधी जी के द्वारा किसानों के लिए किया गया था। अहमदाबाद जो मिल है वो उसमें लिखा ही हुआ है, मजदूरों के लिए था। असहयोग आंदोलन पूरा देशव्यापी था, देश व्यापी था। ठीक है, यानी पूरे देश में था, या ऊपर के सभी तो नहीं भैया, जो सत्याग्रह। ठीक है, और ये भी नील विद्रोह से जुड़ा हुआ था।
ठीक, चल। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? कहां से शुरू किया था? याद रखिएगा, दांडी में तो उन्होंने खत्म किया था। ठीक, 12 मार्च को शुरू किया था और 6 अप्रैल को खत्म कर दिया था, यही है। ठीक है, 6 या 7 अप्रैल के आसपास या 9 अप्रैल के आसपास खत्म कर दिया था। लगभग 385 किलोमीटर की पूरी यात्रा थी, जो 78+1 यानी +1 महात्मा गांधी और उनके 78 फॉलोअर्स के द्वारा पूरी पैदल यात्रा की गई थी। और सरोजनी नायडू, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सरोजनी नायडू जो हैं उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था, महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो कहां से शुरू करी थी? साबरमती से। ठीक है, अपने आश्रम जो कहां पर है? अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद में है। उसी आश्रम से इन्होंने जो है इस दांडी यात्रा की शुरू करी थी। और दांडी पर जो एक तटवर्ती नगर है, तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर इस यात्रा को खत्म किया गया था। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अभी तक आपने अगर यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भैया फॉलो कर लीजिए। क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक के माध्यम बेसिकली इस वेबसाइट के माध्यम से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले पर जाकर रिजल्ट गुरु की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। बाकी जो अच्छा लगा हो आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल ठीक 6 बजे आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।